गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने लोकतंत्र के अर्थ और उनकी परिभाषाओं पर विस्तार से चर्चा की। वहां हमने देखा कि लोकतंत्र को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप से परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को सकारात्मक रूप परिभाषाएं दी, कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र की नकारात्मक परिभाषाएं दी। आज के इस क्लास में हम लोकतंत्र के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे और क्योंकि लोकतंत्र के अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम यहां लोकतंत्र के दो प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर 1 है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और नंबर 2 है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, सबसे पहले बात हम करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो प्रकार है वो क्या है? देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रत्यक्ष यानी स्वयं लोकतंत्र का वह प्रकार जहां जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। जनता खुद नीति निर्माण से संबंधित कार्य करती है। कानून बनाने का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो जनता के द्वारा ही संपादित होता है। तो लोकतंत्र का ऐसा जो प्रकार है वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। यानी ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं शासन करे, स्वयं नीतियों का निर्माण करे और स्वयं ही कानूनों को लागू करे। तो ऐसी लोक कानून को बनाए और उसको लागू करे, तो इस प्रकार का लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। देखिए, इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है प्राचीन समय में जो यूनानी नगर राज्य थे उनमें प्रचलन में था। क्योंकि यूनानी नगर राज्यों की एक विशेषता यह थी कि यूनानी नगर राज्यों का जो आकार है वो छोटा हुआ करता था और छोटे राज्यों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। वहां पर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे वो स्वयं जनता के द्वारा लिए जाते थे। वर्तमान समय में आधुनिक जो राष्ट्र राज्य हैं उनका आकार बहुत ज्यादा विस्तृत होने के कारण बड़े राज्यों में लोकतंत्र का जो प्रत्यक्ष रूप है वो संभव नहीं हो पाता। या ये कहें कि बड़े राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करना और उसको संचालित करना एक दुष्कर कार्य है। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन है। स्विट्जरलैंड में जो कैंटन 5 कैंटन ऐसे हैं, वहां के 5 कैंटनों में लोकतंत्र का यही रूप प्रचलन में है। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी कैंटन जो स्विट्जरलैंड के कैंटन हैं उनमें ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। तो लेकिन मुख्य रूप से अगर मोटे रूप में अगर बात की जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे राज्यों के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। बड़े राज्यों में लोकतंत्र का यह रूप प्रचलन या जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया जाता है तो उसको लागू करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। तो बड़े राज्यों में ये संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ टूल्स हैं, या ये कहें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी कुछ भेद हैं जिनको हम यहां देख सकते हैं। बोर्ड पे आपने लिखा हुआ देख भी पा रहे होंगे आप, जैसे मैंने लिखा है जनसभाएं हैं, आरंभक है, जनमत संग्रह है, रेफरेंडम जिसको कहते हैं, और प्रीपरीक्षा जिसको प्लेबिसाइट के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करने के तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनसभाएं। तो जनसभाएं जो विशेष रूप से जो सामान्य इश्यूज होते हैं, कॉमन इश्यूज पर जो निर्णय है वो जनसभाओं के माध्यम से लिया जाता है। और जनसभाओं में होता क्या है कि एक बड़े समूह की जनसभा की जाती है। वहां किसी विषय से संबंधित कोई निर्णय है वो आम सहमति से ले लिया जाता है और लगभग जनसभाओं में जनता की सभा में ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो ये हो गया जनसभाएं। दूसरा एक है आरंभक। आरंभक में क्या होता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रकार है, जिसमें क्या होता है कि सामान्यतः विधायिका में विधेयक बनाए रखे जाते हैं या कानून बनाने का काम कौन करता है? विधायिका करती है। लेकिन जब आरंभक में क्या होता है, यहां स्वयं जनता क्या करती है? जनता स्वयं विधेयक बनाने का काम कर सकती है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड
में क्या है कि 10,000 मतदाता मिलकर किसी प्रस्ताव या किसी विधेयक को विधायिका में ला सकते हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इश्यू है कि सामान्य लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह होता है कि विधेयक को रखने का अधिकार किसे है? स्वयं विधायिका को ही है। लेकिन स्विट्जरलैंड में, स्विस में 10,000 मतदाता किसी विधेयक को विधायिका में रख सकते हैं। तो ये कहलाता है आरंभक, यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करने की शक्ति किसमें निहित है? वो जनता में निहित है। मतदाता स्वयं ऐसा कर सकते हैं कि वो कोई विधेयक विधायिका में रखवा सकते हैं। उसके लिए स्विट्जरलैंड का हमने उदाहरण देखा, तो यहाँ 10,000 मतदाता अगर किसी भी विधेयक पर साइन कर देंगे तो वो विधेयक क्या होगा? विधायिका में आ जाएगा। इसको कहा जाता है आरंभक, कि कानून बनाने का आरंभ करने की जो शक्ति है वो जनता में निहित होती है। नेक्स्ट है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, जिसको रेफरेंडम के नाम से लोकप्रिय है, रेफरेंडम, जनमत संग्रह। तो देखिए, रेफरेंडम या जनमत संग्रह में क्या होता है कि सामान्य किसी विषय पर जनता की राय जाननी हो तो उस स्थिति में क्या होता है? रेफरेंडम किया जाता है। कितने लोग किसी इशू पर सहमत हैं वो अपनी सहमति दर्शा सकते हैं। इसके लिए जनमत संग्रह कर लिया जाता है। किसी सामान्य विषय को सोल्व करने के लिए सामान्य विषय के संबंध में क्या किया जाता है? जनमत संग्रह कर लिया जाता है। जनता की जो इच्छा होती है वो मान लिया जाता है। तो इस प्रकार सामान्य विषयों पर जनमत संग्रह आ जाता है। नेक्स्ट, अगला है वो है परिप्रच्छा, जिसको प्लेबिसाइट के नाम से जानते हैं। देखिए, प्लेबिसाइट का मतलब यह है कि यहां भी जनता की राय ही ली जाती है, जनता से वोटिंग करवाई जाती है और जनता की राय लेकर उस मुद्दे को सुलझाया जाता है। लेकिन यहां पर जो मतदान होता है वो केवल जो विभाजन वाले मुद्दे हैं उन पर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे पिछले दिनों ब्रिटेन में स्कॉटलैंड के अलग होने के मुद्दे पर का मुद्दा सामने आया, तो वहां पर प्लेबिसाइट करवा लिया गया कि विभाजन की कितने लोग विभाजन के पक्ष में हैं, कितने लोग विभाजन के विपक्ष में हैं, और जो बहुमत जो निर्णय दे देता है उसको अंतिम निर्णय मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर विभाजन संबंधित कोई निर्णय लेना है, राष्ट्र के विभाजन के संबंध में कोई निर्णय लेना है, तो वहां पर क्या होगा? प्लेबिसाइट्स करवा लिया जाता है ताकि जनता की राय उस मुद्दे पर जानी जा सके, उनसे मतदान करवाया जाता है इसमें। तो इस प्रकार से प्लेबिसाइट्स। तो आप यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विभिन्न जो टूल्स हैं, जिनमें हमने जनसभा देखी, जिसमें हमने आरंभक देखा, जिनमें जनमत संग्रह देखा, उसमें परिप्रच्छा देखी। तो इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ये विभिन्न टूल्स हैं, तो ये हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसके बाद में लोकतंत्र का जो दूसरा प्रकार है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन समय में यूनानी राज्यों में प्रचलन में था, और यूनानी राज्यों में प्रचलन होने का एक कारण क्या था कि यूनानी नगर राज्यों में जो जनसंख्या होती थी वो सीमित होती थी, इसलिए वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव था। वर्तमान में केवल स्विट्जरलैंड में, ये स्विट्जरलैंड के 5 जो कैंटन है वहां पर लोकतंत्र का ये रूप प्रचलन में है। लेकिन जो बड़े राज्य हैं वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जो बड़े राज्य हैं उनमें लोकतंत्र का यह रूप प्रचलन में नहीं रह सकता, क्योंकि बड़े राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र या सीधी जनता की सत्ता में भागीदारी है वो रखवाना दुष्कर होता है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में एक प्रकार से जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर प्लेबिसाइट करवाया जाए, जनसभाएं करवाई जाए, या परिप्रच्छा या ये कहें कि रेफरेंडम करवाया जाए, तो एक बहुत ही खर्चीला और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग ये मेथड है। तो ऐसी स्थिति में बड़े राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बड़े राज्यों में वर्तमान में आधुनिक युग में जो चूंकि लोकतांत्रिक जो राष्ट्र हैं, बड़े राज्य हैं, उनके अंदर इस प्रकार का लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं, तो वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन मुख्य रूप से देखने को मिलता है। देखिए, वर्तमान समय में चूंकि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें जनता स्वयं है वो शासन शक्ति का प्रयोग नहीं करती, बल्कि जनता अपने शासन शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर देती है और वो प्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं? जन शासन का संचालन करते हैं। तो इस प्रकार से लोकतंत्र का यह अप्रत्यक्ष रूप है वो आधुनिक
जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वहां प्रचलन में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इस संबंध में जेएस मिल के बारे में हम देख सकते हैं कि जेएस मिल एक महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं। जेएस मिल ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के संबंध में कहा है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिसे समय समय पर वह खुद चुनती है। यानी इन प्रतिनिधियों का चुनाव है समय समय पर स्वयं जनता के द्वारा ही किया जाता है। इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक विद्वानों की अगर बात की जाए तो जेएस मिल का एग्जाम्पल आपके सामने है ही। इसके अलावा जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो समर्थक विद्वान हैं उसमें हम नाम गिना सकते हैं जेएस मिल के अलावा डायसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो समर्थक हैं इसमें डायसी का नाम आ गया, इसमें मिल का नाम आ गया, इसमें आपके डायसी और मिल के अलावा लॉक, जॉन लॉक, गिलक्राइस्ट, ये कुछ विद्वान हैं जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं। उसके बाद में अगर दूसरे रूप में अगर हम देखें तो लोकतंत्र के दो प्रकार और हैं। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो रूप हैं। प्रतिनिधि जो प्रजातंत्र है या ये कहें कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें भी दो शाखाएं हैं, जिसमें एक संसदात्मक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक है संसदात्मक लोकतंत्र। संसदात्मक लोकतंत्र या संसदात्मक शासन इसको कह सकते हैं, और एक होता है अध्यक्षात्मक शासन। अध्यक्षात्मक शासन, संसदात्मक शासन की बात की जाए तो यह ब्रिटेन में प्रचलन में है, भारत में प्रचलन में है। ब्रिटेन, भारत ये उदाहरण है इसके। और अध्यक्षात्मक शासन की बात की जाए तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन है। या अध्यक्षात्मक, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रकार हो गया, संसदात्मक लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो ये आप आज लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में हमने यहाँ जिक्र किया। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।